Assalamu alaikum students. This lecture is about the generating functions. Overall it is about the generating functions, but let us revise the previous lecture before starting that generating functions. In the previous lectures what we had Euler-Lagrange equation and its applications and this and that and several situations where the Euler-Lagrange equation exists and in different kinds and this and that. Alright. उसके बाद जी मैं आपको ले आई थी लेग्रांजियन और हैमिल्टोनियन पे. क्यों? रीज़न क्या थी? क्योंकि ये जो जनरेटिंग फंक्शन है इनसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेग्रांजियन कैसे निकालते हैं, हैमिल्टोनियन कैसे निकालते हैं, और उसकी कुछ एग्जांपल्स रहती थी तो वो मैंने कहा कि बेहतर है करवा दूं. तो यूलर-लैग्रांज इक्वेशन के बाद हम थोड़ा सा ये आ गए थे इन पे हैमिल्टोनियन और लेग्रांजियन इक्वेशन पे. ठीक है, दो के हमने हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल उससे पहले कर लिया था, यूलर-लैग्रांज इक्वेशन की सब एग्जांपल से पहले कर लिया था. तो वो दो लेक्चर जो बीच में थे वो रिवीजन के और रिलेटेड टू द प्रीवियस सब्जेक्ट्स वो हो गए थे. अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे. अब प्रीवियस लेक्चर हमारा था एप्लीकेशंस ऑफ लेग्रांजियन एंड हैमिल्टोनियन के बारे में. अब हम आगे जा रहे हैं और आगे हमारा है जनरेटिंग फंक्शन अप्रोच के बारे में. ये जो मैंने दो लेक्चर्स पहले यानी थर्ड लास्ट लेक्चर में मैंने स्टार्ट कराई थी, लेकिन फिर मैंने स्टॉप कर दिया कि नहीं जी पहले तो यूलर-लैग्रांज इक्वेशंस होनी चाहिए, उनसे मुतालिक एग्जांपल थोड़ी सी आप कर लें, उनकी डिफरेंट फॉर्म्स देख लें कि किस फॉर्म यानी किस किस्म के वेरिएबल्स हों, किस किस्म के डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फंक्शन हो तो यूलर-लैग्रांज इक्वेशन कैसी होगी उसके मुतालिक बात कर लें. फिर हम आए इधर जनरेटिंग फंक्शन की तरफ. आइलर और यानी यूलर-लैग्रांज इक्वेशन देख लें, लैग्रांज इक्वेशन देख लें, हैमिल्टोनियन देख लें, तो फिर हम जनरेटिंग फंक्शन की तरफ आएंगे. जी जनरेटिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो हैमिल्टोनियन जनरेट करता है. एक टाइप के हैमिल्टोनियन से आप दूसरे टाइप के हैमिल्टोनियन में कैसे पहुंचते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन है उससे दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन तो बन गई. ठीक है, तो हैमिल्टोनियन कैसे इंटरचेंज होंगे उसके ऊपर सारे जनरेटिंग फंक्शन की बात आती है. अब इस पे मैं सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूंगी आपको कोऑर्डिनेट्स की बातें. कोऑर्डिनेट्स की बातें करें तो शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था कि जी जनरल कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn. उससे रिलेटेड हमने बात की थी कि न्यूटन फोर्स लॉ जो है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, वो फोर्स लॉ भी कहलाता है और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन भी कहलाता है, और वो मोशन ऑफ द सिस्टम को डिस्क्राइब करता है, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, बट इन अ सिंगल डायमेंशन. फिर हमने बात की कि जी अगर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन द स्पेस अगर आप देखें तो वो कम से कम 3 डायमेंशंस तो होती ही हैं उसकी. 3 से कम अगर आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर लें तो 2 में भी जा सकते हैं, और रिस्ट्रिक्ट करें तो 1 में भी जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पे स्पेस मोशन जो है वो 3 कोऑर्डिनेट्स डिपेंडेंट हैं. तो इससे भी ज़्यादा हम जनरलाइज कर लें तो ये भी हो सकता है कि n कोऑर्डिनेट्स हों और वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होंगे. जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का मतलब एक जनरल कोऑर्डिनेट्स होंगे. अब उसके अंदर से हमने कहा कि जी अगर उसके ऊपर आप मोशन के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हो तो वो रिस्ट्रिक्शंस या ऑब्जेक्शंस आपकी फाई के तौर पे काम करती हैं. आप कहते हो के रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, के कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर दी हैं, कंस्ट्रेंट्स की इक्वेशन आपके पास होती हैं, और उसके लिहाज से क्या होता है कि जो n कोऑर्डिनेट्स थे इसमें से के कोऑर्डिनेट्स डिपेंडेंट हो जाते हैं बाकी n-f कोऑर्डिनेट्स पे. और वो जो n-f कोऑर्डिनेट्स होते हैं n-k कोऑर्डिनेट्स पे, n-k कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उसको आप f का नाम देते हो, आप कहते हो ये फ्री कोऑर्डिनेट्स हैं. अच्छा, अब ये जो फ्री कोऑर्डिनेट्स हैं इसके लिहाज से आप इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हो. डी.एल. लम्बर्ट ने प्रिंसिपल दिया था, वहां से आपने इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी थी, और इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने निकालनी थी वो जी आपकी लेग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन थी. कहा तो हमने उनका लेग्रांज इक्वेशन था, लेकिन बाद में उसको हमने डिस्कस किया. हमने कहा जी ये जो फ्री कोऑर्डिनेट्स हैं इसके ऊपर डिपेंडेंट एक और कोऑर्डिनेट्स हैं. हम लेग्रांजियन फॉर्मूलेशन ऑफ मैकेनिक्स पे आ गए. यानी पहले सिंपल मैकेनिक्स थी, क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, उसकी एक्सटेंशन हमने देख ली. उसके बाद हम फ्री कोऑर्डिनेट्स से आ गए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स पे, हम आ गए लेग्रांजियन फॉर्मूलेशन की तरफ. हमने कहा कि ये जो फ्री कोऑर्डिनेट्स हैं इस पे डिपेंडेंट कुछ और कोऑर्डिनेट्स का सेट हम बना सकते हैं, और ये जो कोऑर्डिनेट्स का सेट होगा इसको हम कहते हैं कि ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं. और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं तो ज़ाहिर है जनरलाइज्ड वेलोसिटीज भी होंगी, जनरलाइज्ड मोमेंटम्स भी होंगे, और जनरलाइज्ड फोर्सेस भी होंगी. और हम डी.एल. लम्बर्ट्स इक्वेशन को इन सारी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के हवाले से लिखेंगे तो बीच में जनरलाइज्ड वेलोसिटीज, जनरलाइज्ड मोमेंटम्स इंक्लूड होंगे, और ये चलती जाएंगी और ये एंड पे जाके लेग्रांज इक्वेशन बन जाएगी. यहाँ तक हम पहुंचे. उसके बाद फिर हमने कहा जी लेग्रांज इक्वेशन जो है वो लेग्रांजियन पे डिपेंडेंट है.
लेग्रांजियन आपका है T माइनस वी, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, ये सारी लेग्रांजियन फॉर्मूलेशन थी। लेग्रांजियन फॉर्मूलेशन हमने की, उसके बाद फिर हमने आयलर लेग्रांज इक्वेशन भी देख ली कि जी लेग्रांजियन इक्वेशंस को आयलर ने मजीद मॉडिफाई किया और आयलर लेग्रांज इक्वेशन बना दी। उसने कहा ये ना हो कि आप टाइम डिपेंडेंट ही रहे हैं, आप टाइम के अलावा कोई और कोऑर्डिनेट भी ले सकते हैं और उसके लिहाज से भी इस तरह की इक्वेशन लिख सकते हैं जिनको हम आयलर लेग्रांज इक्वेशन कहते हैं। फिर हम आ गए जी हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन पे। ठीक है, और हमने ये कहा कि ये जो कोऑर्डिनेट्स थे, कोऑर्डिनेट से आप नए कोऑर्डिनेट्स ऐसे बना सकते हो जिनको आप कैपिटल क्यू का नाम देते हो। स्मॉल क्यू थे पुराने कोऑर्डिनेट्स, उससे आपने नए कोऑर्डिनेट्स बनाए जिसको आपने कैपिटल क्यू का नाम दिया। आपने कहा कि ये नए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं और ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं जो हैमिल्टन को तो बेशक वैसा ना रखें, लेकिन इन कोऑर्डिनेट्स में भी आपकी हैमिल्टोनियन इक्वेशंस जो हैं वो सेटिस्फाई होती हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे पिछले कोऑर्डिनेट्स में होते थे। हम पहले पहुंचे हैमिल्टन तक। हैमिल्टन को हमने कहा कि जी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है, हमने वहां से निकाली हैमिल्टोनियन इक्वेशन। उसके बाद हमने एक नए कोऑर्डिनेट्स डिफाइन किए। हमने कहा कि पुरानी हैमिल्टोनियन इक्वेशन जो थी वो नए कोऑर्डिनेट्स में भी आके हैमिल्टोनियन इक्वेशन ही रहती हैं, यानी ये कि नए कोऑर्डिनेट्स में भी अगर आप नया हैमिल्टन आपका बन जाएगा, पुराने कोऑर्डिनेट्स का पुराना हैमिल्टोनियन था तो वो जो हैमिल्टोनियन है पुराना, उसके लिहाज से कुछ हैमिल्टोनियन इक्वेशंस थी। अब पुराना सिस्टम आपका इधर आ गया है, नए कोऑर्डिनेट्स में चेंज हो गया। नए कोऑर्डिनेट्स ऐसे हैं जिसमें एक नया हैमिल्टोनियन बना है और इस हैमिल्टोनियन की भी जो इक्वेशंस हैं, हैमिल्टोनियन इक्वेशंस, हैमिल्टन इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ मोशन वो सेम रहेंगी, वो नहीं चेंज होंगी, वो वही रहेंगी। अच्छा जी, अब अगर इक्वेशंस वही रहेंगी, इक्वेशन सेम रहेंगी, तो क्या नए और पुराने हैमिल्टोनियन में कोई रिलेशनशिप है? ये रिलेशनशिप जो है ये है किस किस्म का? हम कहते हैं कि बीच में एक जनरेटिंग फंक्शन है, एक फंक्शन जनरेट हो जाता है इस रिलेशनशिप में। पुराने और नए कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स, यानी उन कोऑर्डिनेट्स को हमने कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स का नाम दिया जो हैमिल्टन इक्वेशन को प्रिजर्व कर रहे हैं। पुराने से नया सिस्टम बना, पुराने कोऑर्डिनेट्स से नए कोऑर्डिनेट्स बने, लेकिन कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं? जो हैमिल्टोनियन इक्वेशंस को प्रिजर्व कर रहे हैं। हैमिल्टन को प्रिजर्व नहीं कर रहे, हैमिल्टोनियन को प्रिजर्व नहीं कर रहे, हैमिल्टन फंक्शन को प्रिजर्व नहीं कर रहे, हैमिल्टन इक्वेशन को प्रिजर्व कर रहे हैं। जैसी हैमिल्टन इक्वेशन इधर थी, हैमिल्टन इक्वेशन इधर भी बनती हैं, सेटिस्फाई होती हैं। अच्छा जी, अब जी इसका मतलब ये कि नए और पुराने के दरमियान एक वैलिड ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर ये एक वैलिड ट्रांसफॉर्मेशन है तो नए और पुराने हैमिल्टन के दरमियान कोई ना कोई एक ऐसा फंक्शन तो एग्जिस्ट कर रहा है जिसका डेरिवेटिव जो है वो इंक्लूड हो रहा है इस फॉर्मेशन में, उसका टाइम डेरिवेटिव इंक्लूड हो रहा है। अब यही बात यहाँ पे करें, to guarantee a valid transformation between QPH and capital QPK, हम कहते हैं जी एक पुराने कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स थे। कौन से थे? पुराने कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स हमारे थे, पुराने कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स हमारे Q थे। अब ये जो Q बोल्ड है ये लिस्ट ऑफ ओल्ड कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स को शो कर रहा है Q1 से Qn। अब जो पुराने कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स थे उसके लिहाज से मोमेंटास भी थे पुराने, P1, P2 एंड सो ऑन स्मॉल pn। ठीक है, और इस फॉर्मेशन में जहां पुराने कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स और पुराने कैनोनिकल मोमेंटा थे, वहां पे जो हैमिल्टन बन रहा था हम कहते हैं वो H था, जो स्मॉल q, स्मॉल p और t का फंक्शन था। उसके बाद हमने कहा जी एक ट्रांसफॉर्मेशन लग गई टी ट्रांसफॉर्मेशन है जो पुराने कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स को नए कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर रही है, और वो जो लिस्ट है वो आपके पास Q1, Q2 एंड सो ऑन Qn तक है। ये नए कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स की लिस्ट को आपने Q बोल्ड का नाम दे दिया। उसके रिस्पेक्टिव कुछ मोमेंटा जनरेट हुए हैं, नए मोमेंटास हैं, कैपिटल P1, कैपिटल P2 एंड सो ऑन कैपिटल Pn। उस लिस्ट को आपने बोल्ड P का नाम दे दिया।
और इस नई फॉर्मेशन में जो आपका हैमिल्टोनियन नया बना है उसको आपने कैपिटल के का नाम दे दिया। अब ये जो पुराने कोऑर्डिनेट्स और पुराना हैमिल्टोनियन था उससे नए कोऑर्डिनेट्स और नया हैमिल्टोनियन जो बना है, हम कहते हैं कि जी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वैलिड ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर ये एक वैलिड ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसको गारंटी करने के लिए हमें क्या चाहिए? वी मे रिजॉर्ट टू एन इनडायरेक्ट जनरेटिंग फंक्शन अप्रोच to guarantee a valid transformation between QPH and capital Q capital PK. We may resort to an indirect generating function approach. अब हमें जनरेटिंग फंक्शन अप्रोच लगानी पड़ेगी ये गारंटी करने के लिए कि ये एक वैलिड ट्रांसफॉर्मेशन थी। बोथ सेट्स ऑफ वेरिएबल मस्ट ओबे हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। इन दोनों सेट ऑफ वेरिएबल्स को हैमिल्टन का प्रिंसिपल जो है उसको ओबे करना चाहिए। हैमिल्टन्स प्रिंसिपल क्या था? हैमिल्टन प्रिंसिपल या हैमिल्टन एक्शन प्रिंसिपल ये था, डेल्टा टी नॉट से T1 L dt शुड बी इक्वल टू 0। L क्या है? लैग्रांजियन है। टाइम हमने स्पेसिफिक ले लिया है कि T नॉट से लेके T1 तक टाइम है। उसमें L में उसमें जो भी ये आपका लैग्रांजियन आ रहा है, लैग्रांजियन के अंदर जो भी चेंजेस आ रही हैं वो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ रही हैं, उनको हमने सम अप कर लिया है। सम अप करके सारे इंटीग्रल्स के अंदर जो स्मॉल वेरिएशंस आ रही हैं उनका सम 0 के इक्वल है। हैमिल्टन प्रिंसिपल क्या कहता है? इंटीग्रल L dt क्या है? चेंजेस इन द लैग्रांजियन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये चेंजेस हम कहां से कहां तक ले रहे हैं? T नॉट से T1 तक। अब इन सारी चेंजेस के अंदर कुछ वेरिएशंस भी आ रही हैं। वेरिएशंस कहां से डिनोट कर रहे हैं? डेल्टा से। अब ये जो स्मॉल वेरिएशंस हैं उन सारी स्मॉल वेरिएशंस का जाहिर है कहीं पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव वेरिएशन हैं छोटी छोटी सी। इन वेरिएशंस का जब आप सम लोगे इक्वल टू 0 आएगा। ये है आपका हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। दैट इज द एक्शन इंटीग्रल ओवर द लैग्रांजियन। जो पुराना लैग्रांजियन था स्मॉल क्यू स्मॉल पी के हवाले से, वो क्या था? समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच डिपेंडेंट ऑन क्यू पी टी। और जो नया लैग्रांजियन बना है वो क्या है? समेशन आई कैपिटल पी आई क्यू डॉट आई माइनस के क्यू पी टी रिस्पेक्टिवली, obtained by the Hamiltonian via Legendre transformation. Both must be stationary. दोनों में चेंज जो आएगा, दोनों में चेंज 0 होना चाहिए। जो पुराना लैग्रांजियन था उसमें जो चेंज है वो भी 0 होना चाहिए। नए लैग्रांजियन का सम अप लोगे ओवर द होल टाइम, उसके अंदर जो भी वेरिएशंस आ रही हैं उसमें भी चेंज 0 होना चाहिए। और ये दोनों एक दूसरे से कहां से डेवलप होते हैं? लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन से। दस अब वही एक्शन प्रिंसिपल हमने यूज किया है कि डेल्टा इंटीग्रल T1 से T2 समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच क्यू पी टी डी टी इक्वल टू 0। और इसी तरह जो दूसरा आएगा डेल्टा इंटीग्रल T1 से T2 समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस के क्यू पी टी डी टी इक्वल टू 0। अच्छा, अब आप ये नोट करें कि पहले में भी हमने इंटीग्रल T1 से T2 लिया, दूसरे में भी इंटीग्रल T1 से T2 के दरमियान ही लिया है। वो क्यों लिया? सेम क्यों आ गई हैं भाई इनकी लिमिट्स इंटीग्रल्स की? कुछ और क्यों नहीं आया? पहले में T1 से T2, दूसरे में T2 से या T3 से T4 क्यों नहीं ले लिया? दूसरे में टाइम क्यों नहीं चेंज हो गया? टाइम लिमिट्स क्यों नहीं चेंज हुई? वजह ये है कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ कोऑर्डिनेट्स और मोमेंटा को चेंज कर रही है, वो टाइम को तो चेंज नहीं कर रही। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को चेंज किया आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ने, जनरलाइज्ड मोमेंटास को चेंज किया। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आपके क्यू आई की बजाय कैपिटल क्यू आई हो गए, जनरलाइज्ड मोमेंटास आपके पी आई की बजाय कैपिटल पी आई हो गए। टाइम के ऊपर तो कोई चेंज नहीं आया। और विद इन द सेम टाइम लिमिट आपकी वेरिएशन 0 होनी चाहिए। दोनों सूरतों में कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स की ट्रांसफॉर्मेशन में विद इन द सेम टाइम लिमिट्स द डिफरेंस द चेंज शुड बी 0। ठीक है, एक्शन प्रिंसिपल ये कहता है कि विद इन द सेम टाइम लिमिट, अगर आप पहले के ऊपर चेंज देखोगे, चेंज ऑफ वेरिएशंस,
पहले लैग्रांजियन में तो वो भी 0 है, और अगर आप दूसरे लैग्रांजियन में विद इन द सेम टाइम लिमिट देख रहे हो तो वो भी वेरिएशन 0 होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि दोनों वेरिएशनल इंटीग्रल्स जो हैं वो बराबर हैं, उनके अंदर वेरिएशंस जो हैं वो 0 होंगी। ठीक है, अब जब दोनों बराबर हैं यानी आपके पास जो इक्वेशन आ गई वो कुछ ऐसे आई, डेल्टा इंटीग्रल t1 से t2 समेशन i qi डॉट माइनस h qpt dt इक्वल टू डेल्टा इंटीग्रल t1 से t2 समेशन i pi qi डॉट माइनस k qpt dt। ये दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों इक्वल टू 0, ये इसके बराबर है। अच्छा, जब आप ये चेंजेस को कहते हो कि जी दोनों में चेंजेस 0 हैं, दोनों में चेंजेस बराबर हैं, 0 है का मतलब बराबर हैं, और आप इस डेल्टा को निकालते हो और इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास क्या आ गया, दोनों वेरिएशनल इंटीग्रल जो हैं उनको सेटिस्फाई क्या करेगा, लैम्डा टाइम्स समेशन i pi qi डॉट माइनस h qpt, ये q भी बोल्ड है ये p भी बोल्ड है, इक्वल टू समेशन i कैपिटल pi कैपिटल qi डॉट माइनस k कैपिटल q बोल्ड कैपिटल p बोल्ड t प्लस df बाई dt। ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन आ गया, इसको हम कहते हैं जनरेटिंग फंक्शन है। एक फंक्शन इंक्लूड हो गया टाइम का, क्यों, इसलिए कि इंटीग्रल को खत्म किया, डिफरेंशिएशन लिए, डिफरेंशिएशन टाइम के लिहाज से लिए, तो जाहिर है कोई ना कोई एक ऐसा फंक्शन तो इंक्लूड होगा जो इन दोनों चीजों को एक दूसरे से रिलेट करेगा। दिस इक्वेशन होल्ड्स बिकॉज द लैग्रांजियन इज नॉट यूनिक। इक्वेशन इसलिए होल्ड करती है क्योंकि लैग्रांजियन यूनिक नहीं होता। वन कैन ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट लैम्डा and add a total time derivative df by dt and yield the same equation of motion। आप पहले लैग्रांजियन को लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे और टोटल टाइम डेरिवेटिव df by dt को ऐड करोगे तो फिर आपकी सेम इक्वेशन ऑफ मोशन निकलेंगी दोनों से, वरना नहीं निकलेंगी। इन जनरल जो स्केलिंग फंक्शन होता है लैम्डा, उसको हम सेट करते हैं इक्वल टू 1। जनरली आमतौर पे जो हम करते हैं कि लैम्डा इक्वल टू 1, और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें आप लैम्डा को 1 नहीं रखते हो उसको हम कहते हैं कि ये एक्सटेंडेड कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ लैम्डा को 1 रख के बात को डिस्कस करेंगे। df by dt is kept, otherwise the problem would be rendered trivial and there would be not much freedom for the new canonical variables to differ from the old one। अभी जो df by dt है ये एज इट इज होगा, वरना प्रॉब्लम को हम कहते हैं ये ट्रिवियल प्रॉब्लम है, और नए कैनोनिकल वेरिएबल्स और पुराने कैनोनिकल वेरिएबल्स में डिफरेंस नहीं होगा। अगर ये f एग्जिस्ट करेगा और df by dt एग्जिस्ट करेगा तभी ये चेंज होगा, अदरवाइज ये चेंज नहीं होगा। अदरवाइज नए और पुराने सेम भी हो सकते हैं। आप x1 को एज न्यू कोऑर्डिनेट रख लो, y1 को एज न्यू कोऑर्डिनेट रख लो, तो फिर ठीक है ना। Here f is a generating function of one old canonical coordinate qi or pi, one new canonical coordinate capital Qi or pi, and possibly the time t। अब यहाँ पे f generating function है, किस किस्म का generating function है, उसमें एक तो old canonical coordinate होगा, एक नया canonical coordinate होगा और एक time t होगा। ठीक है, f जो है किस पे डिपेंडेंट है, एक पुराने कैनोनिकल कोऑर्डिनेट पे, एक नए कैनोनिकल कोऑर्डिनेट पे और टाइम t। अच्छा, f के मुतालिक हमने बात की कि जी f एक पुराने कैनोनिकल कोऑर्डिनेट, एक नए कैनोनिकल कोऑर्डिनेट और t पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, और क्यों, इसलिए कि f क्यों पुराने और नए कोऑर्डिनेट्स को रिलेट कर रहा है ना। और ये क्या बात हुई, पुराने भी कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स और नए भी कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स, इसलिए कि आपने जब पीछे पढ़ा और बात की और आपने जैकोबियन भी देखा और आपने कहा जी पुराने और नए कोऑर्डिनेट्स को ये रिलेट करता है, तो अगर आपका जैकोबियन इक्वल टू 1 है तो नए से पुराने, अगर पुराने से नए का अगर आप रिलेशनशिप देख रहे हो और आपका पार्शियल क्यू पी बाय पार्शियल स्मॉल क्यू स्मॉल पी इक्वल टू 1 है, तो यकीनन आपका पार्शियल स्मॉल क्यू स्मॉल पी ओवर पार्शियल कैपिटल क्यू कैपिटल पी भी इक्वल टू 1 होगा। और
अगर पुराने से नए जो आपने बनाए हैं आप उनको कहते हैं ये कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, तो नए से पुराने भी बन सकते हैं इनवर्स कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन से, और वो भी कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स ही होंगे। ठीक है जी, वो भी प्रिजर्व करेंगे हैमिल्टोनियन इक्वेशन को। तो इसलिए जो आपका एफ है वो एक पुराना ओल्ड कैनोनिकल कोऑर्डिनेट रख रहा है, एक न्यू कैनोनिकल कोऑर्डिनेट रख रहा है। क्यों? इसलिए कि एफ इज ए रिलेशन बिटवीन द टू, एफ डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द टू सिस्टम्स। तो अब अगर ये हालत है कि एफ में एक पुराना कैनोनिकल कोऑर्डिनेट है, एक नया कैनोनिकल कोऑर्डिनेट है और टाइम टी है, तो अब आप देखो कि कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स की स्पेस जो है वो फेस स्पेस है। आपके पास कितने कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स आपके पास कितने हो सकते हैं? 2n हो सकते हैं, n qis हैं, n pis हैं। इसी तरह नए कोऑर्डिनेट्स कौन से हो सकते हैं? 2n नए कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, n कैपिटल qis और n कैपिटल pis। तो आपका जो f है, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपका जो f है कैपिटल F, इसमें पहली प्लेस पे एक ओल्ड कैनोनिकल कोऑर्डिनेट होगा, ओल्ड कोऑर्डिनेट, कॉमा दूसरी प्लेस जो है उस पे न्यू कोऑर्डिनेट होगा, और तीसरा ये हो सकता है कि टाइम इंक्लूड हो, वो इसलिए तो df/dt आ रहा है। ठीक है, तो इस लिहाज से ये ओल्ड कोऑर्डिनेट और न्यू कोऑर्डिनेट के कितने हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती हैं, कितने पेयर्स बन सकते हैं? एक तो हो सकता है कि ओल्ड कोऑर्डिनेट्स में से कोई QI आ जाए और न्यू कोऑर्डिनेट्स में कोई कैपिटल QI आ जाए और फंक्शन इन पे डिपेंडेंट हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ओल्ड कैनोनिकल कोऑर्डिनेट हो जाए और न्यू कैनोनिकल मोमेंटास में से कोई एक आ जाए। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ओल्ड मोमेंटा आ जाए और न्यू कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स आ जाएं इस फंक्शन में, और चौथी पॉसिबिलिटी है कि ओल्ड मोमेंटास भी आ जाएं और न्यू मोमेंटास भी आ जाएं और ये इंक्लूड हो जाएं। तो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा फंक्शन है कैनोनिकल फंक्शन वो 4 टाइप्स का हो सकता है। पहली क्या टाइप है कि ओल्ड कैनोनिकल कोऑर्डिनेट विद न्यू कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम इज इंक्लूडेड। दूसरा केस ओल्ड कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, न्यू मोमेंटास हैं एंड टाइम इज इंक्लूडेड इन द फंक्शन। तीसरा केस ओल्ड कैनोनिकल मोमेंटास, ओल्ड मोमेंटास, न्यू कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम इज इंक्लूडेड इन द फंक्शन। चौथा केस क्या हो सकता है? ओल्ड मोमेंटास, न्यू मोमेंटास एंड टाइम इज इंक्लूडेड इन द फंक्शन। So there can be 4 basic types of generating functions, and it depends on the choice of variables whatever you like or whatever is the demand. As will be shown below, the generating function will define a transformation from old to new coordinates, and any such transformation is guaranteed to be canonical. Generating function क्या करता है? पुराने से नए कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स बनाता है, और इस किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन जो है गारंटी है कि वो कैनोनिकल होगी, जो जनरेटिंग फंक्शन से बनी होगी, जिसका कोई ना कोई जनरेटिंग फंक्शन होगा। अब इसके अंदर अब हम डिफरेंट टाइप के जनरेटिंग फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। अब ये सारी वो चीज़ थी जो पहले भी मैंने एक दफ़ा बताई थी, लेकिन अब मैंने रिवाइज इसलिए की क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड टू द जनरेटिंग फंक्शन है। टाइप 1 जनरेटिंग फंक्शन F1 है। It depends only on the old and new generalized coordinates। जो पहला फंक्शन है हमारा उसका नाम हमने F1 रखा है। फर्स्ट केस है हमारा कि F1 हमारा पुराने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा है, नए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा है और साथ टाइम t पे डिपेंड कर रहा है। Now our F is F1 which is dependent on the old generalized coordinates, न्यू जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम t। अब इम्प्लिसिट ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है। अब हमारे पास यहाँ पे लैम्डा 1 है, हमने एक्सटेंडेड कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेनी, हमने सिर्फ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है। तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या है? हमारे पास इक्वेशन है समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच क्यू पी टी इक्वल टू समेशन आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस के क्यू पी टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन आपका क्या है? F1 QQT। जब आप डिफ्रेंसिएशन करोगे
तो आपका dF1/dt क्या बनेगा? योर F1 इज डिपेंडेंट ऑन स्मॉल क्यूज, कैपिटल Q एंड T। यहाँ d/dt ऑफ F1 मैं कह देती हूँ QIs, कैपिटल QI एंड T, इसका फंक्शन है F1। जब डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो आपके पास आएगा पार्शियल F1 बाय पार्शियल QI, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करें ना, dQI/dt प्लस पार्शियल F1 बाय पार्शियल QI डॉट, ओ सॉरी कैपिटल QI, डॉट क्यों आएगा, कैपिटल QI इंटू डी कैपिटल QI/dt प्लस पार्शियल F1 बाय पार्शियल T। और इन शॉर्ट हम इसको लिख सकते हैं पार्शियल F1 बाय पार्शियल QI स्मॉल QI डॉट प्लस पार्शियल F1 बाय पार्शियल कैपिटल QI डॉट प्लस पार्शियल F1 बाय पार्शियल T। ये तीन टर्म्स आ गए। अब देखोगे क्योंकि समेशन के अंदर ये सारा कुछ आ रहा है और क्यूज जो हैं आपके वो भी समेशन के हिसाब से हैं, ये सिर्फ QI और T का था। अब हम क्योंकि समेशन के लिहाज से ले रहे हैं ये फंक्शन, इसमें सारे QIs, स्मॉल QIs और सारे कैपिटल QIs इन्वॉल्व हैं, इसलिए हर QI के हिसाब से ये होगा I जो वेरी कर रहा 1 से लेके n तक, यहाँ पे भी समेशन आएगा, यहाँ पे भी समेशन आएगा, नतीजतन यहाँ पे भी समेशन आएगा और यहाँ पे भी समेशन आएगा। सो ये तीनों के तीनों फैक्टर्स जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो पुराना लेग्रांजियन है वो आ गया नया लेग्रांजियन प्लस समेशन I F1 ओवर पार्शियल F1 बाय पार्शियल QI डॉट प्लस समेशन I पार्शियल F1 बाय पार्शियल कैपिटल QI डॉट प्लस पार्शियल F1 बाय पार्शियल T। अब अगर और से देखो तो हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन कैसे करेंगे? आपके पास जो आया है पुराना और नया आया है ना, हमारे पास अगर देखो यहाँ पे है समेशन PI QI डॉट माइनस H, ये इसके बराबर, ठीक है। अब जब हम कंपैरिजन करेंगे या लेट अस से कि इसको भी मैं उस साइड पे ले आती हूँ तो 0 इक्वल टू यहाँ पे माइनस साइन के साथ आ जाएगा समेशन I PI QI डॉट प्लस H। अब अगर आप कोएफिशिएंट्स कंपेयर करो, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, आप किसके कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर सकते हो? एक तो QI डॉट के कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर सकते हो, किसके बराबर आने, समेशन I पार्शियल F1 बाय पार्शियल QI माइनस PI इक्वल टू 0। और अगर सम इक्वल टू 0 है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर पार्शियल F1 बाय पार्शियल QI माइनस PI इक्वल टू 0 है, या हर पार्शियल F1 बाय पार्शियल QI PI के बराबर है फॉर I इक्वल टू 1 टू सो ऑन n। ये हमने सिर्फ QI डॉट के कोएफिशिएंट्स कंपेयर किए। अब अगर कैपिटल QI डॉट के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, वहां से आपके पास क्या निकला? आपके पास आएगा जी समेशन ओवर I पार्शियल F1 बाय पार्शियल QI प्लस PI इक्वल टू 0, और यहां से आपके पास निकल आया समेशन F1 ओवर पार्शियल QI इक्वल टू माइनस PI, I इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन n। n इक्वेशंस आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट QI डॉट्स को कंपेयर करने से निकली, इसी तरह QI डॉट को कंपेयर करने से जब आप निकलेंगी आपके पास नेक्स्ट n इक्वेशन निकल आएंगी। ये समेशन ही आएगा क्योंकि समेशन तो वो कंप्लीट की सूरत में आता ना, सम तो नहीं हम कर रहे। समेशन को मैं अरेज कर देती हूँ क्योंकि समेशन यहाँ पे नहीं आएगा, समेशन के बगैर आएगा क्योंकि हम एक सिंगल फैक्टर QI के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, हम उसके सम को कंपेयर नहीं कर रहे। जब QI डॉट के फैक्टर्स को कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो आपके पास पार्शियल F1 बाय पार्शियल QI माइनस PI इक्वल टू 0 आ गया, जहां से आपके पास पार्शियल F1 बाय पार्शियल QI इक्वल टू PI आ गया।
जब आप क्यू आई डॉट कैपिटल वाले क्यू आई डॉट के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हो तो आपके पास पार्शियल F1 बाय पार्शियल कैपिटल क्यू आई प्लस कैपिटल पी आई इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि पार्शियल F1 बाय पार्शियल कैपिटल क्यू आई इक्वल टू माइनस कैपिटल पी आई आ गया। एन इक्वेशन आपके पास पहले से आ गई और एन इक्वेशन आपके पास यहाँ से आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, जो रह गए हैं 1 के कोएफिशिएंट्स वो कंपेयर करेंगे, पार्शियल F1 बाय पार्शियल टी प्लस एच माइनस के इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास एच और के का रिलेशनशिप आ जाएगा, एच इक्वल टू के माइनस पार्शियल F1 बाय पार्शियल टी। इसका मतलब ये है कि एन इक्वेशन यहाँ से आई, एन इक्वेशन यहाँ से आई, एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, टोटल आपके पास इक्वेशन आ गई 2n+1। अब ये देखें यहाँ पे भी ये लिखा है, सिंस द न्यू एंड ओल्ड कोऑर्डिनेट्स आर ईच इंडिपेंडेंट द फॉलोइंग 2n+1 इक्वेशंस दे मस्ट होल्ड। और मैंने h को इन टर्म्स ऑफ k लिख दिया था, इसने k को इन टर्म्स ऑफ h लिख दिया है, दैट्स बेटर। यहाँ से आपके पास आ गया जी स्मॉल पी आई इक्वल टू पार्शियल F1 बाय पार्शियल क्यू आई, कैपिटल पी आई इज माइनस पार्शियल F1 बाय पार्शियल क्यू आई एंड k इज h प्लस partial F1 by partial t. These equations define the transformation qi pi to capital QI capital PI as follows. अब ये इक्वेशन डिफाइन करती हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को, फर्स्ट को इन टर्म्स ऑफ अदर कैसे डिफाइन करती हैं। फर्स्ट सेट ऑफ एन इक्वेशंस कहाँ से आ रहे हैं, PI इक्वल टू पार्शियल F1 बाय पार्शियल QI. इट डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन द न्यू जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स एंड the old canonical coordinates. Ideally, one can invert these relations to obtain formula for each qi as function of old canonical coordinates. इस किस्म के रिलेशनशिप्स हैं ये कि जी आप स्मॉल पी आई को इन टर्म्स ऑफ स्मॉल क्यू आई लिख सकते हो, कैपिटल पी आई को इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू आई लिख सकते हो और के को इन टर्म्स ऑफ एच और F1 लिख सकते हो। सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्मूलाज फॉर क्यू आई कोऑर्डिनेट्स इनटू द सेकंड सेट, अब वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास नए रिलेशनशिप्स निकल आएंगे, क्योंकि आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन तो है ना, आपने जज करना है जनरेटिंग फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ से पी आई आपके पास इन टर्म्स ऑफ क्यू आई है, अब पी आई और क्यू आई आपके पास है, पी आई और क्यू आई में ये रिलेशनशिप है। अब आप इनको ये दूसरे रिलेशनशिप में दूसरी एन इक्वेशन में पुट करेंगे तो नए फॉर्मूले निकल आएंगे जनरलाइज्ड मोमेंटा के लिए इन टर्म्स ऑफ ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और दोनों सेट्स को एक दूसरे में इन्वर्ट किया जा सकता है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स को न्यू कोऑर्डिनेट्स के फंक्शन के तौर पे लिखा जा सकता है, न्यू कोऑर्डिनेट्स को ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के फंक्शन के तौर पे लिखा जा सकता है। और इन सारे फॉर्मूलाज को आप इसके अंदर डालेंगे आखिरी फॉर्मूले में, फाइनल इक्वेशन में डालेंगे तो आपके पास k एज ए फंक्शन ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा। तो इन प्रैक्टिस ये प्रोसीजर इजियर है, लगता तो बहुत मुश्किल है लेकिन इजियर है। इजियर कैसे है, फॉर एग्जांपल जनरेटिंग फंक्शन बड़ा सिंपल सा होता है। एग्जांपल के तौर पे आप F1 ले रहे हैं, समेशन आई स्मॉल क्यू आई कैपिटल क्यू आई। अब यहां से आप देखें कि पी आई कैसे निकलेंगे, जनरेटिंग फंक्शन है आपका F1 इक्वल टू समेशन आई स्मॉल क्यू आई कैपिटल क्यू आई। पी आई कैसे निकलेंगे, पी आई आपके हैं पार्शियल F1 बाय पार्शियल क्यू आई जो कि कैपिटल क्यू आएंगे। इसका कैपिटल पी आई आपके क्या निकलेंगे, पार्शियल F1 बाय पार्शियल कैपिटल क्यू आई, यहाँ पे स्मॉल क्यू आई नहीं आएगा, ये थोड़ी सी गलती हुई है, कैपिटल क्यू आई है, विच इज इक्वल्स टू क्या निकला माइनस स्मॉल क्यू आई, यहाँ से निकल आया स्मॉल क्यू आई, ठीक है, प्लस स्मॉल क्यू आई। और के आपका जनरेटिंग फंक्शन के हिसाब के, क्योंकि फंक्शन आपका टी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो के आपका सिर्फ एच निकल आया। तो यहाँ से आप देखो कि पी आई को आपने इन टर्म्स ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट्स लिख लिया, कैपिटल पी आई को आपने इन टर्म्स ऑफ ओल्ड कोऑर्डिनेट्स लिख लिया जनरेटिंग फंक्शन से, और के आपका एच के बराबर आ गया। ये एग्जाम्पल है इसकी, ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन आ गया, उसकी एक हमने एग्जाम्पल ले ली। जनरेटिंग फंक्शन से आपके पास क्या आया, आपके पास 2n+1 इक्वेशंस आ गई। कैसी थी, जो एक कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स के सेट को दूसरे कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स के सेट में मैप करती थी और दूसरे कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स को पहले में मैप कर सकती हैं।
अब पहला जो हमने पहली इक्वेशंस हमारे पास आई थी, n इक्वेशंस का सेट आया था, वो ये था फर्स्ट सेट ऑफ n इक्वेशंस, pi इज पार्शियल f1 बाय पार्शियल qi। और यहाँ से आपके पास क्या आता था, जब आप f1 को विद रिस्पेक्ट टू qi डिफरेंशिएट करते हो तो आपके पास जो भी आ जाता है वो इन टर्म्स ऑफ कैपिटल QI आ जाएगा। ठीक है, रिलेशंस आ गए नए जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के साथ पुराने कोऑर्डिनेट्स PIs और QIs के। ठीक है, अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो नए जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से आया कि माइनस पार्शियल f1 बाय पार्शियल QI। सॉरी, मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर दिया, ये नेगेटिव ही है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है। अब देखिए मेरी एक छोटी सी गलती थी तो उसकी वजह से कितना मसला हुआ है कि वो कैलकुलेशन मुझे लग रहा था गलत है, हालांकि क्या गलती थी कि मैं यहाँ पे माइनस साइन ही लगाया था। यहाँ पे अगर मैं माइनस साइन लगा देती तो मेरा आसान हो जाता। कैपिटल PI माइनस पार्शियल f1 बाय पार्शियल कैपिटल QI है, और ये क्या कर रहा है, नए जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को पुराने कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स के साथ रिलेट कर रहा है। पहला फॉर्मूला आपको QIs को पुराने कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स के साथ रिलेट कर रहा था, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को ओल्ड कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स PI QI के साथ रिलेशन दे रहा था। दूसरा जो है वो जनरलाइज मोमेंटास को पुराने कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स के साथ रिलेट करता दिखा रहा है। और तीसरा जो है वो नए और पुराने हैमिल्टोनियन के दरमियान रिलेशनशिप है। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे हमने एक सिंपल सा जनरेटिंग फंक्शन लिया, हमने कहा समेशन आई स्मॉल QI कैपिटल QI है। अब रिजल्ट क्या था, मोमेंटास आपके पास आ गए ओल्ड मोमेंटास के साथ नए कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स का रिलेशनशिप बन गया कैपिटल QI इक्वल टू PI। इसी तरह जो न्यू PIs थे उनके लिए आपके पास माइनस साइन ऑफ ओल्ड कोऑर्डिनेट्स निकल आए, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स निकल आए कि PI इज इक्वल्स टू माइनस स्मॉल QI। और जो पुराना हैमिल्टोनियन था वो कैपिटल H था, नया K था, और क्योंकि आपका F1 इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम सो K इक्वल टू H निकल आया। अब जी आ जाते हैं अगले जनरेटिंग फंक्शन की तरफ, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ सेकंड टाइप। अब यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, द टाइप 2 जनरेटिंग फंक्शन F2 इट डिपेंड्स ओनली ऑन द ओल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स एंड न्यू जनरलाइज्ड मोमेंटा। किस पे डिपेंड कर रहा है, पुराने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा है, नए जनरलाइज्ड मोमेंटास पे डिपेंड कर रहा है। F2 इज डिपेंडेंट ऑन द ओल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स and new generalized momenta. Your F1 it was dependent on old generalized coordinates, new generalized coordinates and time t. Now we have changed only the new generalized coordinates with new generalized momenta, and this new function is dependent on old generalized coordinates, new generalized momenta and time t. And this new function is related to the old via a transformation called Legendre transformation। और Legendre transformation ये कहती है कि आपका जो जनरेटिंग फंक्शन है वो पुराने से नया कैसे बना है, F1 से F2 कैसे जनरेट हुआ है, माइनस समेशन ऑन I QI PI प्लस F2 Q PT। अब ये एक लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसकी ये एक एप्लीकेशन है, या आपके पास जहाँ लेजेंडर्स ट्रांसफॉर्मेशन होगी मेरा ख्याल आप लोग ODEs में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के कोर्स में पढ़ोगे तो वहां पे आप ये देखना। ठीक है, वहां पे बड़ी डिटेल से F जो है वो आपका समेशन I कैपिटल QI कैपिटल PI प्लस F2 QPT है, where the term minus summation I capital QI capital PI terms represent a Legendre transformation to change the right hand side of the equation below। अब ये हम जो नया F है इसको पुट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, पुराने लेग्रांजियन और नए लेग्रांजियन के दरमियान रिलेशनशिप क्या था कि जो पुराना लेग्रांजियन है इज इक्वल्स टू द न्यू लेग्रांजियन प्लस पार्शियल F बाय पार्शियल T। ठीक है, और जब हम लेग्रांजियन को इन टर्म्स ऑफ हैमिल्टोनियन लिखेंगे हमारे पास आ जाता है समेशन I PI QI डॉट माइनस H इक्वल टू
summation over I capital Pi capital Qi dot minus k plus partial f by partial t। अब इसको जरा हम देखते हैं, बल्कि मैं ऐसे करती हूँ कि यहाँ पे आपको डिटेल बता देती हूँ। आपके पास f है माइनस समेशन I कैपिटल Qi कैपिटल Pi प्लस द जनरेटिंग फंक्शन f2 डिपेंडेंट ऑन q p एंड t, और आपके पास पुराने और नए लेग्रांजियन के दरमियान जो रिलेशन था L इक्वल टू स्टाइलिश L प्लस पार्शल f बाय पार्शल t या df बाय dt ये था। और जब आप L की वैल्यूज पुट करते हो समेशन I Pi Qi डॉट माइनस h आ गया। स्टाइलिश L की वैल्यू पुट करते हो समेशन I कैपिटल Pi कैपिटल Qi डॉट माइनस k प्लस df बाई dt आ गया। और जब आप यहाँ से df बाई dt पुट करेंगे उसकी वैल्यूज अब मैं लगाती हूँ समेशन I Pi Qi डॉट माइनस k प्लस df बाई dt किसके बराबर होगा, ये आपका f है, यहाँ से आप निकालो जी df बाई dt। इट इज इक्वल्स टू, क्योंकि t डिपेंडेंट तो f2 ही है तो पार्शल f2 बाय पार्शल t प्लस पहले हम करेंगे जी, अब आपके पास फंक्शंस कौन कौन से हैं, एक Qi है कैपिटल Qi कैपिटल Pi है और स्मॉल Qi ये इंक्लूड है। तो आपके पास यहाँ पे टर्म्स कौन सी आएंगी, f2 के लिहाज से तो आ जाएगा पार्शल f2 बाय पार्शल कैपिटल Pi इंटू Pi डॉट विद समेशन साइन और प्लस समेशन I पार्शल f2 बाय पार्शल स्मॉल qi डॉट प्लस, अब ये जो पहली टर्म है बल्कि माइनस पहली टर्म के हिसाब से डेरिवेटिव आएंगे समेशन I Qi डॉट Pi माइनस समेशन I Qi Pi डॉट। जब ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी पार्शल f2 बाय पार्शल t प्लस समेशन I पार्शल f2 बाय पार्शल Qi डॉट माइनस समेशन I Qi डॉट Pi प्लस समेशन ओवर I पार्शल f2 बाय पार्शल Pi माइनस Qi टाइम्स Pi डॉट, और ये किसके बराबर है, समेशन I Pi Qi डॉट माइनस h के बराबर है। और इन अदर वर्ड्स में इस सारे को इस तरह से लिख सकती हूँ, अगर मैं चाहूँ कि जी मैं ये देखें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो वैसे ही कैंसिल आउट हो रही है, बाकी जो टर्म्स रह गई उनको मैं इस तरह से चाह रही हूँ कि कुछ ना कुछ पैकअप हो जाए। वो कैसे होंगी, मैं इस चीज़ को दूसरी साइड पे लेके जाऊंगी। मेरे पास आ गया समेशन I पार्शल f2 बाय पार्शल कैपिटल Pi माइनस Qi टाइम्स Pi डॉट प्लस समेशन I पार्शल f2 बाय पार्शल Qi डॉट माइनस k प्लस पार्शल f2 बाय पार्शल t, और इन दोनों चीज़ों को मैं पहले हाथ ले गई प्लस h माइनस समेशन I Pi Qi डॉट इक्वल टू 0। और जब मैं इनको ज़रा पैकअप करूंगी मेरे पास आएगा समेशन I पार्शल f2 बाय पार्शल Pi माइनस Qi Pi डॉट प्लस समेशन I Qi डॉट के कोएफिशिएंट्स को मैं इकट्ठा कर रही हूँ पार्शल f2 बाय पार्शल Qi माइनस Pi इंटू Qi डॉट प्लस h माइनस k प्लस पार्शल f2 बाय पार्शल t इक्वल टू 0, ये आ गया। अब हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ Pi डॉट Qi डॉट एंड 1। जब हम कंपेयर करते हैं कोएफिशिएंट्स को, जब हम Pi डॉट के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे हमारे पास आएगा पार्शल f2 बाय पार्शल Pi माइनस Qi इक्वल टू 0, और हमारे पास आएगा जी कैपिटल Qi इज पार्शल f2 बाय पार्शल कैपिटल Pi फॉर I इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन n,
और हमारे पास ऐसे n रिलेशनशिप्स आ जाएंगे। सेकेंडली हम कोएफिशिएंट ऑफ क्यू आई डॉट को कंपेयर करेंगे। हमारे पास आएगा पार्शियल F2 बाय पार्शियल Q1 माइनस पी आई, सॉरी पार्शियल F2 बाय पार्शियल QI माइनस पी आई इक्वल टू 0। और यहाँ से आपके पास स्मॉल पी आईज आएंगे पार्शियल F2 बाय पार्शियल स्मॉल QI, और ये n रिलेशनशिप्स होंगे क्योंकि i आपका 1 2 से लेके n तक वेरी कर रहा है। तो आपके पास यहाँ से भी n इक्वेशंस आ गई, आपके पास सेकंड रिलेशनशिप से भी n इक्वेशंस आ गई। अब 1 के कोएफिशिएंट जब आप कंपेयर करोगे h माइनस के प्लस पार्शियल F2 बाय पार्शियल t इक्वल टू 0 आ गया। और आपके पास यहाँ से h इन टर्म्स ऑफ k आ सकता है, h इक्वल टू k माइनस पार्शियल F2 बाय पार्शियल t, और k इन टर्म्स ऑफ h आ सकता है h प्लस पार्शियल F2 बाय पार्शियल t। तो यही चीज यहाँ पे आ गई कि अब इसके अंदर जो पहली n इक्वेशंस हैं पी आई इक्वल टू पार्शियल F2 बाय पार्शियल QI, ठीक है, ये वाली n इक्वेशंस जो हैं आपको पी आई इन टर्म्स ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट्स दे रही हैं। ओल्ड मोमेंटस इन टर्म्स ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट्स, न्यू कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, कैपिटल QIs और कैपिटल PIs। ये जब भी आप लोगे, अभी हम आगे एग्जांपल भी इससे रिलेटेड कर लेंगे कि ये जब भी आप लोगे इससे आपको PIs इन टर्म्स ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट्स एंड न्यू मोमेंटास मिलेंगे। उसके बाद ये जो नेक्स्ट n इक्वेशंस हैं QI इक्वल टू पार्शियल F2 बाय पार्शियल PI, ये आपको न्यू जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ ओल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स एंड ओल्ड मोमेंटास देंगी, ठीक है। और जो लास्ट है ये इक्वेशन, ये आपको हैमिल्टोनियन, न्यू हैमिल्टोनियन इन टर्म्स ऑफ ओल्ड हैमिल्टोनियन एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू t देगी। यही चीज इधर लिखी है। These equations define the transformation QI PI to new coordinates QI PI as follows. The first set of n equations PI is equals to partial F2 by partial QI. It defines the relations between the new generalized momentas PI and the old canonical coordinates QI PI. यानी अब ये इक्वेशंस आपको नए जनरलाइज्ड मोमेंटास को इन टर्म्स ऑफ ओल्ड coordinates देनी है। Ideally, one can invert these relations to obtain formulae for each PI, capital PI, as a function of old canonical coordinates. अब ये जो PIs हैं इनको सेकेंड सेट ऑफ इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास कैपिटल QI इन टर्म्स ऑफ ओल्ड कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे QI PI, ठीक है। और उसके बाद दोनों सेट्स को हम इंटर इन्वर्जन कर सकते हैं, पुराने ओल्ड कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स को न्यू कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स में और न्यू कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स को ओल्ड कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर सकते हैं। और इन सारे फॉर्मूलाज को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनल इक्वेशन जो आपकी 2n प्लस 1th इक्वेशन है k इक्वल टू h प्लस पार्शियल F2 बाय पार्शियल t, उससे आपका फॉर्मूला आएगा k के लिए एज ए फंक्शन ऑफ न्यू कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स QI PI। अब ये बड़ा मुश्किल सा प्रोसीजर लगता है, लेकिन इन प्रैक्टिस ये प्रोसीजर इजियर है। कैसे है, एग्जांपल हम ले रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं कि F2 जो है वो हमारा फंक्शन है QI और T का इनटू PI, ठीक है ना। F2 इज डिपेंडेंट ऑन स्मॉल QI कैपिटल PI एंड T। तो हम कहते हैं कि एक फंक्शन ले लेते हो आप स्मॉल QI T का G is a function of small QI and T, एंड उस G को आप PI से मल्टीप्लाई करते हो, उसके ऊपर समेशन अप्लाई करते हो, तो वो आपके पास F2 आ रहा है, where G QI T is the set of n functions. This results in a point transformation of the generalized coordinates. अब पहला क्या था, पहली इक्वेशन क्या थी आपके पास, यहाँ से आई, बल्कि दूसरी इक्वेशन आप देख लो कि पार्शियल F2 बाय पार्शियल PI आपके पास आया था और वो इक्वल टू QI था। तो QI आपके पास पार्शियल F2 बाय पार्शियल PI आ गया जो कि G QI T के बराबर है। इसका मतलब ये कि आपने न्यू कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स को इन टर्म्स ऑफ ओल्ड कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स और टाइम लिख दिया। फर्स्ट सेट ऑफ n इक्वेशंस था
न्यू जनरलाइज्ड मोमेंटास इन टर्म्स ऑफ ओल्ड जनरलाइज्ड मोमेंटास एंड कोऑर्डिनेट्स। वहां से आप देखो तो आपके पास स्मॉल पी आई क्या आएगा, स्मॉल पी आई आपके पास था पार्शियल F2 बाय पार्शियल QI, पार्शियल F2 बाय पार्शियल QI, जो कि आपके पास आएगा G QI T का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू QI। ठीक है, जो भी आ जाएगा वो जाहिर है मोमेंटास का आपस में रिलेशनशिप आ जाएगा और मल्टीप्लाई होगा, ये जो भी कुछ आएगा वो PI के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी आप पुराने मोमेंटास को इन टर्म्स ऑफ न्यू मोमेंटास लिख रहे हैं। और थर्डली आपके पास जाहिर है ये रिलेशनशिप है और यहां से आपके पास रिजल्टिंग आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये है कि इतना टाइम नहीं है, बजाय इसके कि हम नए जनरेटिंग फंक्शन की तरफ जाएं, हम पुरानों को ही रीन्यू कर लेते हैं, रिवाइव कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने इस लेक्चर में क्या देखा, हमने ये देखा कि व्हाट आर द जनरेटिंग फंक्शंस। जनरेटिंग फंक्शन अप्रोच हमने देखी है। पहले हमने ये देख लिया कि जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जो पुराने से नया को जनरेट करते हैं, दैट इज द जनरेटिंग फंक्शन, जो एक्टिव हो और पुरानी चीज से एक चीज से दूसरी बना दे, वो जनरेटिंग फंक्शन है। अब जनरेटिंग फंक्शन अप्रोच हमने क्यों अप्लाई की है, हमने गारंटी करनी है कि एक वैलिड ट्रांसफॉर्मेशन है बिटवीन QPH एंड कैपिटल Q कैपिटल P K के। अब ये आया कहां से जनरेटिंग फंक्शन का आइडिया, हमें ये पता है कि लैग्रांजियन दोनों में है, दोनों जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं, कैनोनिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, उसमें लैग्रांजियन मौजूद है। लैग्रांजियन है तो लैग्रांजियन को जाहिर आप सम अप कर सकते हो ओवर द टाइम, यानी इंटीग्रल LDT भी होगा। अगर इंटीग्रल LDT है तो उसके अंदर वेरिएशंस भी होंगी, पुराने सिस्टम में भी होंगी, नए सिस्टम में भी होंगी। पुराने सिस्टम में जो वेरिएशंस हैं उनकी कैलकुलेशंस करें तो हैमिल्टन प्रिंसिपल कहता है कि वो 0 के बराबर है। नए सिस्टम में अगर कैलकुलेशंस करें तो हैमिल्टन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली वो भी 0 के बराबर है। अब ये दोनों को कंपेयर कर लिया हमने। नेक्स्ट में हमने क्या किया, कंपेयर किया कि पुराने कैनोनिकल सिस्टम में अगर आप देखो तो लैग्रांजियन की इंटीग्रल T1 टू T2 dt अगर आप लो तो उसमें वेरिएशन भी 0 हैं, और नए सिस्टम के अकॉर्डिंगली अगर आप लैग्रांजियन लो और उसको इंटीग्रेट करो T1 से T2 तक, उसमें वेरिएशन देखो वो भी 0 के बराबर है। इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे, दोनों इंटीग्रल्स को, वेरिएशनल इंटीग्रल्स हैं, तो आपके पास जो आंसर आएगा उसमें एक लैम्डा इंक्लूड होगा। अगर तो आप लैम्डा को रखते हो 1, जो हम जनरली करते हैं, तो जस्ट कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगी। अगर लैम्डा को आप 1 नहीं रखते तो हम कहते हैं कि इन दैट केस आपके पास एक्सटेंडेड कैनोनिकल सिस्टम आएंगे, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक्सटेंडेड होंगी, एक्सटेंडेड कहलाएंगी। तो हम यहाँ पे जो डील करते हैं इन फ्यूचर, जो हमने डील करना है या हमने अभी डील किया है, वो लैम्डा को 1 रख के किया। लैम्डा को जब आप 1 पुट करते हो, आपके पास समेशन PI QI डॉट माइनस H QPT आया, और दूसरी तरफ आपके पास आया समेशन I PI QI डॉट माइनस K कैपिटल Q कैपिटल PT प्लस DF बाई DT, और DF बाई DT जो है वो एडिशन है और यहां से इक्वेशन ऑफ मोशन निकलती है। अच्छा जी, इसका मतलब ये कि लैम्डा को जब आपने 1 पुट किया तो आपके पास पुराने लैग्रांजियन और नए लैग्रांजियन में एक रिलेशनशिप निकल आया कि यहाँ पे DF बाई DT नए लैग्रांजियन में आप ऐड करोगे तो आपके पास पुराना लैग्रांजियन आ जाएगा, और वहां से इन टर्म्स ऑफ हैमिल्टोनियन हमने निकालनी है रिलेशनशिप्स। ठीक है, पुराने लैग्रांजियन और नए लैग्रांजियन में रिलेशनशिप निकला है। रिलेशनशिप क्या था, एक एडिशनल फैक्टर था DF बाई DT, जो नए लैग्रांजियन में ऐड कर दें तो पुराना लैग्रांजियन आ जाता है, और पुराने लैग्रांजियन को हमने इन टर्म्स ऑफ हैमिल्टोनियन लिख दिया, नए लैग्रांजियन को भी इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स मोमेंटास एंड हैमिल्टोनियन लिख दिया, वो आ गया हमारे पास। अच्छा जी, उसके बाद हमने बात की कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सटेंडेड कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की, और हमने कहा कि DF बाई DT होगा, अदरवाइज तो एक ट्रिवियल सी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी।
और f जो है वो जनरेटिंग फंक्शन है, वो पुराने से नए कोऑर्डिनेट्स को में ले जाता है और नए से पुराने कोऑर्डिनेट्स में ले आता है और नए और पुराने कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा ताकि उनका इंटर रिलेशनशिप उसको वाजे कर सके। f एक ऐसा जनरेटिंग फंक्शन है। कैसा है? जो एक पुराना कोऑर्डिनेट अपने अंदर रखता है, एक नया कोऑर्डिनेट रखता है, उनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप डिफाइन करता है ताकि पुराने और नए के दरमियान रिलेशनशिप निकल आए। और पॉसिबली वो टी का भी फंक्शन हो सकता है। जाहिर है टी का फंक्शन होगा तो डी एफ बाई डी टी भी होगा। तो उसके बाद हमने कहा कि जी ये फंक्शन किस किस्म के हो सकते हैं, कितनी टाइप के हो सकते हैं? ये 4 टाइप्स के हो सकते हैं। क्यों 4 टाइप्स के हो सकते हैं? इसलिए कि आपके पास 2 पुराने कोऑर्डिनेट्स हैं, 2 नए कोऑर्डिनेट्स हैं। रिलेशनशिप्स कैसे होंगे? पहला पुराना कोऑर्डिनेट ऑफ द फेस स्पेस की बात कर रही हूँ। इनफैक्ट पहले n पुराने कोऑर्डिनेट्स हैं, n पुराने मोमेंटास हैं और n नए कोऑर्डिनेट्स हैं और n नए मोमेंटास हैं। पॉसिबिलिटीज क्या है? पुराना कोऑर्डिनेट विद नया कोऑर्डिनेट फंक्शन के अंदर इंक्लूड हो। दूसरी पॉसिबिलिटी पुराना कोऑर्डिनेट हो, नया मोमेंटा फंक्शन के अंदर इंक्लूड हो। तीसरा केस पुराना मोमेंटा हो, नया जनरलाइज कोऑर्डिनेट फंक्शन के अंदर इंक्लूड हो। और चौथा केस पुराना मोमेंटा और नया मोमेंटा दोनों फंक्शन में इंक्लूड हो। अब अगर तो ऐसी कोई ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाती है, डिफाइन कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कैनोनिकल होगी। उसके बाद हमने टाइप 1 देखी कि अगर जो फंक्शन हमारा है, जनरेटिंग फंक्शन जो है हमारा, वो पुराने कोऑर्डिनेट्स और नए कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स और टाइम पे डिपेंडेंट होगा, तो फिर हमारे पास 2n+1 इक्वेशंस आएंगी। उसमें हमने देखा कि पहला सेट ऑफ इक्वेशन जो है वो है पी आई इक्वल टू पार्शल f1 बाय पार्शल क्यू आई, स्मॉल में है ये दोनों, और ये आपको देंगे पी आई का रिलेशनशिप विद कैपिटल क्यू आई, आपको कैपिटल क्यू आई में टर्म्स देंगे और आपका नया जनरलाइज कोऑर्डिनेट वो डिपेंडेंट ऑन पी आईज, स्मॉल पी आईज एंड स्मॉल क्यू आईज होगा। उसके बाद ये जो सेकंड सेट ऑफ एन इक्वेशंस है, कैपिटल पी आई इक्वल टू माइनस पार्शल f1 ओवर पार्शल क्यू आई, ये आपको न्यू जनरलाइज मोमेंटास इन टर्म्स ऑफ ओल्ड कोऑर्डिनेट्स एंड ओल्ड मोमेंटास वो देगा। और उसके बाद जब ये आप ले लोगे, पहले वाले से आप ले लोगे, तो लास्ट आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा k इक्वल टू h प्लस पार्शल f1 बाय पार्शल t। इसके अंदर जब पुट करेंगे तो आपके पास हैमिल्टोनियन एज ए फंक्शन ऑफ न्यू कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा। उसके बाद हमने एग्जांपल ली थी। एग्जांपल में हमने फंक्शन लिया था जो थोड़ा सा ट्रिवियल इस लिहाज से था कि उसमें t इंक्लूड नहीं था। हमने लिया समेशन i क्यू आई कैपिटल क्यू आई जिसमें t इंक्लूड नहीं है, सिर्फ पुराने कोऑर्डिनेट्स और नए कोऑर्डिनेट्स इंक्लूड हैं। उसके बाद हमने रिजल्ट देखा, तो रिजल्ट क्या था कि हम पुराने मोमेंटास को इन टर्म्स ऑफ न्यू जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स या न्यू जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को इन टर्म्स ऑफ ओल्ड मोमेंटा लिख पा रहे थे। न्यू जो मोमेंटास हैं वो इन टर्म्स ऑफ ओल्ड जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स लिख पा रहे थे और के आपके पास h के बराबर आ गया क्योंकि फंक्शन वाज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ये थोड़ा सा ट्रिवियल केस था। नेक्स्ट हमारा आ गया टाइप 2 जनरेटिंग फंक्शन। अब टाइप 2 जनरेटिंग फंक्शन में क्या था? पुराने कोऑर्डिनेट्स और नए मोमेंटास इन्वॉल्व थे। क्या था? पुराने कोऑर्डिनेट्स थे और नए मोमेंटास थे। टाइप 2 जनरेटिंग फंक्शन f2 जो है वो पुराने कोऑर्डिनेट्स और नए जनरलाइज मोमेंटास पे डिपेंड करता है और ये पुराने फंक्शन f1 से कैसे रिलेट होता है? वाया लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन। और लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन पुराने को नए में f1 को f2 में कैसे एक्सप्रेस कर सकती है कि आपका टोटल f जो है वो समेशन i क्यू आई पी आई प्लस f2 क्यू पी टी पे के बराबर है। अब ये जो माइनस समेशन क्यू आई पी आई है ये लीजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन की टर्म है जो चेंज करती है राइट हैंड साइड को। अब जब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमारे पास लेग्रांज इक्वेशन, जो लेग्रांजियन के दरमियान रिलेशन है वो ये बन गया जो यहाँ पे आपके पास इस स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है जो टॉप पे है। और उसके बाद आपके पास 2n+1 इक्वेशंस आ गई, वो मैंने आपको यहाँ पे डिराइव करके बता दी कि कैसे आई हैं ये 2n+1 इक्वेशंस। उसके बाद फिर हमने कहा कि जी जो पी आई इक्वल टू पार्शल f2 बाय पार्शल क्यू आई है वो नए जनरलाइज मोमेंटास को इन टर्म्स ऑफ ओल्ड कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स दे रहा है। इसी तरह कैपिटल क्यू आई इज इक्वल टू पार्शल f2 बाय पार्शल कैपिटल पी आई है, तो वो नए कोऑर्डिनेट्स को इन टर्म्स ऑफ ओल्ड कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स दे रहा है। और ये सारी चीजें जब हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में k इक्वल्स टू h प्लस पार्शल f2 बाय पार्शल t में,
तो आपके पास नया हैमिल्टोनियन इन टर्म्स ऑफ ओल्ड हैमिल्टोनियन आएगा। ठीक है जी। और इसकी प्रैक्टिस हमने ये की कि हमने एक एग्जांपल ले ली कि F2 इज समेशन आई जी क्यू आई टी पी आई, यानी जी इज अ फंक्शन ऑफ क्यू आई एंड टी, और साथ में आपने मल्टीप्लाई किया पी आई को। तो वहां से आपने देखा कि आप बड़े आराम से नए जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ ओल्ड जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, ओल्ड कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हो, यानी न्यू कैनोनिकल कोऑर्डिनेट्स को इन टर्म्स ऑफ ओल्ड कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। इसी तरह आप न्यू मोमेंटास को इन टर्म्स ऑफ ओल्ड मोमेंटास एंड ओल्ड जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। और जब आप पुट करोगे इसको के में, तो आपके पास एच के साथ के का कोई ना कोई रिलेशनशिप्स आ जाएगा। इसके साथ ही हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे टाइप 3 जनरेटिंग फंक्शन एंड टाइप 4 जनरेटिंग फंक्शन, और उसके बाद फर्दर बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, और होपफुली आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे और आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस करें ताकि आपको पता चले जनरेटिंग फंक्शन क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।